बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ने से पहले आई होप आपने जो है वो प्रीवियस लेसन देख लिया हो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पढ़ लिया है तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है। मैन्युफैक्चरर आपको पता है एक ऐसा शख्स है जो गुड्स कहीं से खरीद के आगे नहीं बेच रहा, बल्कि वो गुड्स को खुद क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसर के हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले ओनर का नाम आ जाएगा, राइट, या कंपनी का नाम। नॉर्मली जो है ओ लेवल में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आते हैं वो सोल ट्रेडर के आते हैं, सही है। लेकिन जो ए लेवल्स में, A2 लेवल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आते हैं वो नॉर्मली आते हैं कंपनी के, सही, कंपनी के। तो जो भी बेटा बिजनेस है उसका नाम लिख देंगे, चाहे वो सोल ट्रेडर है या वो कंपनी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड, और डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2024। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा हमेशा 2 कॉलम से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि पता चले कि इस साल जो हमने प्रोडक्ट्स क्या की हैं, इस साल जो हमने प्रोडक्ट्स बनाई हैं फैक्ट्री में, उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। इस साल फैक्ट्री में जितना हमने माल बनाया वो फैक्ट्री में हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, उसके लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैसे बनाएंगे बेटा? आपने एक बात पढ़ी है कि कॉस्ट जो होती है बेटा वो दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में डिटेल में कवर किया था। तो पहले हम बेटा स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट से। और डायरेक्ट कॉस्ट बेटा तीन होती हैं, आपको पढ़ा था अपने एलिमेंट से कि या तो मटेरियल कॉस्ट होगी, या तो लेबर होगी, या तो एक्सपेंस होगी। तो सबसे पहले बेटा उसी ऑर्डर में करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहले डायरेक्ट रॉ मटेरियल की हेडिंग डालेंगे। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कैसे आएगा बेटा? स्टार्ट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये बेटा, जब ये साल शुरू हुआ तो पहले से जो मटेरियल बचा हुआ था पिछले साल का वो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसको इस साल क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाए। हाँ, ये हो सकता है बेटा कि फैक्ट्री अभी हमने स्टार्ट की है, पहला साल है, तो पहला साल होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद ऐड करेंगे हम परचेजेस। सही है, परचेजेस भी यहाँ पे किसकी आ रही है बेटा? रॉ मटेरियल की। इसका मतलब बेटा अगर हमारी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, हम सूट बना रहे हैं, सही, हम जे डॉट है, तो पहले से हमारे पास बेटा इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। इस साल हमने इतना रॉ मटेरियल खरीदा, किसके लिए? सही है, ड्रेस को बनाने के लिए, फैब्रिक या जो भी है, थ्रेड वगैरह। फिर एक और चीज आती है बेटा, आपको पता है इसमें कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट क्या है बेटा? रॉ मटेरियल को लाने की जितनी कॉस्ट लगी, सही है। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये फॉर्मेट आपको उसी तरह का लग रहा है, ओपनिंग, ऐड, परचेज, लेस, क्लोजिंग वगैरह, ये आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ सेल में। लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाल रहे। वो जो आपने पहले फॉर्मेट पढ़ा हुआ था वहां पे हम जो है वो तैयार प्रोडक्ट्स खरीदने की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल खरीदने की बात कर रहे हैं, सही है। तो कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओपनिंग आ गया, ऐड, परचेज, ऐड, कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब लगेगी तो बेटा इससे कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। फिर और क्या आता है बेटा? परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इतना रॉ मटेरियल बेटा फॉल्टी था, वो हमने वापस कर दिया किसको? अपने सप्लायर्स को, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। फिर बेटा क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्यों कर रहे हैं बेटा? ये रॉ मटेरियल बच गया ईयर एंड पे। क्या जरूरी है बेटा ईयर एंड पे हम जितनी प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे थे वो सारी की सारी बन गई? जरूरी तो नहीं है ना। तो बेटा जो प्रोडक्ट जो है, वो जो रॉ मटेरियल बच गया वो हम फेंकेंगे नहीं, डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको अगले साल यूज करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल बेटा खरीदा था इस साल लेकिन वो यूज नहीं हो पाया, तो हमने परचेज में तो उसको ऐड किया हुआ था, लेकिन चूंकि वो यूज नहीं हो पाया तो इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। और उसको कब चार्ज करेंगे बेटा? अगले साल। तो ये सब प्लस माइनस करके नॉर्मली इस फॉर्मूले से आता था कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन अभी हम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाल रहे, वो हम आगे सीखेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अभी आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या नाम है सर? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो बेटा जो टर्मिनोलॉजीज है इसका आपने ख्याल रखना है। अगर आपने टर्मिनोलॉजीज गलत यूज की CAI एग्जाम्स में, सही है, भले से कि आपका जो है वो टोटल फाइनल आंसर सही भी आ रहा हो तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको पूरे मार्क्स मिलें तो वही टर्मिनोलॉजीज यूज करें जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, और मैं ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूँ जो CIE के एग्जामिनर्स से एंडोर्स्ड हैं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल के बाद बेटा दूसरी चीज आती है डायरेक्ट लेबर। कि अगर रॉ मटेरियल को अगर कपड़ा खाली रख दें, सही है, धागा रख दें, और जो जो चीजें उसमें लग रही हैं, सही है, स्टिचिंग मटेरियल सारा रख दें, तो क्या खुद ब खुद जो है वो सूट बन जाएगा? 1 साल के बाद, 10 साल के बाद? नहीं बनेगा। खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती बेटा, उसको बनाने वाला भी है, और जो बनाने वाला कौन है? वो है डायरेक्ट लेबर।
सही है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का बेटा यहाँ पे एक और भी नाम हो सकता है प्रोडक्शन वेजेस। सही है। प्रोडक्शन बोले या फैक्ट्री बोले या मैन्युफैक्चरिंग बोले, बात एक ही। प्रोडक्शन वेजेस बोले, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोले, फैक्ट्री वेजेस बोले, टर्मिनोलॉजीज में वो थोड़ा घुमाता है, वो आपने देखना होगा। तो डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्शन वेजेस यहाँ पे आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया। तीसरी डायरेक्ट चीज क्या होती है सर? वो होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको रॉयल्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रॉयल्टी। डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टी हम ले लेंगे। रॉयल्टी बेटा हमने पढ़ा था, अगर हमने जो है वो कोई इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में बना रहा है तो उसको जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, फाउंडर्स, उनको हमने पैसे देने पड़ेंगे। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टी। अगर सारी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर लें सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर सारी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर लें तो क्या होगा? ये आ जाएगा सर प्राइम कॉस्ट। हमने पहले पढ़ा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो सर प्राइम कॉस्ट तक तो आ गई सारी डायरेक्ट कॉस्ट। अब सवाल ये आता है सर फैक्ट्री में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लगती है या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा उसका हमने नाम पढ़ा था, अगर आपको याद हो जब आपने प्रीवियस लेसन देखा है, और वो था आपका क्या था भाई? ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड बेटा प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं और नॉन प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो प्रोडक्शन की भी हो सकती हैं और नॉन प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कौन सी ओवरहेड लेते हैं? जो कि प्रोडक्शन हो। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर वो फैक्ट्री में लग रहा है तो वो यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, क्या क्या आ सकता है? इनडायरेक्ट लेबर के नाम से वो दे सकता है आपको एग्जाम में। और भी नाम हो सकते हैं इसके, जैसे फैक्ट्री मैनेजर या फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी दे रहा है तो वो भी यहाँ पे आएगी। क्योंकि बेटा मैनेजर या सुपरवाइजर प्रोडक्ट को बना नहीं रहे, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो है आपका डायरेक्ट लेबर। सही है, ये आ रहा है डायरेक्ट लेबर। और बेटा वो जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है ये मेक श्योर कर रहा है कि भाई ये स्टाफ तो हमें नहीं बना रहा। सही है, तो वो यहाँ पे आएगी फैक्ट्री मैनेजर। और कौन सी कॉस्ट आ सकती है बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड में? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सही है, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो बता देगा, जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, बाद औक़ात क्या होता है रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में वो हमें परसेंटेज बता देता है। क्या मतलब? वो कहता है सर ये जो रेंट है ये पूरी प्रेमिसेस का रेंट है, लेकिन वो आपको पता है पूरी प्रेमिसेस पे फैक्ट्री तो नहीं बनी हुई। वो कह रहा है 75% जो है वो फैक्ट्री है और 25% जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एडमिन है, ऑफिस है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो सब। तो यहाँ पे बेटा हम सिर्फ 75% रेंट चार्ज करेंगे और बाकी 25% जो रह जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में, वो हम आगे पढ़ेंगे। सही है, तो यहाँ से वो हिस्सा आएगा जो बेटा फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो रेंट और इंश्योरेंस का वो हिस्सा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो यहाँ आएगा। सवाल में हमें बता देगा कि कितना परसेंट जो है वो हिस्सा फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बेटा इसके बाद? इसके बाद है फैक्ट्री के मशीन की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सर आपको पता है इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम ट्रेस नहीं कर सकते कि एक यूनिट बनाने में कितनी वैल्यू गिर गई मशीन की। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन होगी वो कहाँ आएगी भाई? ये ओवरहेड्स में आएगी। अब एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी होती है वो तो फैक्ट्री की होती है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी यहाँ आएगी। अगर डेप्रिसिएशन ऑफिस के इक्विपमेंट की है, ऑफिस के कंप्यूटर की है, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ऑफिस या एडमिन की कोई चीज नहीं आएगी। ऑफिस से रिलेटेड अगर एसेट्स हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी? आगे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट उसमें आएगी। सही है, तो अभी हम बेटा किसकी बना रहे हैं? फैक्ट्री की हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो यहाँ कॉस्ट सारी किसकी आनी चाहिए? फैक्ट्री। अगर वो कहता है सेल्समैन की गाड़ी की डेप्रिसिएशन है, वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि सेल्समैन जो है वो सेलिंग का पार्ट है, तो वो कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही कहता है एडमिन के कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन है, वो भी कहाँ जाएगी? तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो सिर्फ यहाँ पे आएगी, जो कि फैक्ट्री की होती है। बाकी जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, सही, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस का एडमिन, ये सब, तो वो सब कहाँ जाएगा भाई? वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सही है, तो सर ये सारी आ गई आपकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट, और ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को अगर हम टोटल कर लें तो क्या आ जाएगा? वैसे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, आपने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा दोनों को ऐड करके क्या आ जाती है? 6 तरह की जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच और है बेटा, एक और कॉस्ट है जो पहले हमने डिस्कस नहीं की, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। वो है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आ रहा है भाई? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को समझने से पहले आप ये समझे सर कि जो फैक्ट्री होती है उसमें 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे,
ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो पहले हम क्या करते थे, गुड्स बाहर से खरीदते थे। तो बेटा जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री बन जाएगी जितना हमने खरीदा ना। अब यहाँ पे बेटा हम कहीं से गुड्स बाय नहीं कर रहे बल्कि गुड्स को खुद बना रहे हैं। तो बेटा जब भी फैक्ट्री होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इन्वेंट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है बेटा? पहली टाइप है रॉ मटेरियल। हमारी प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होगी? रॉ मटेरियल फॉर्म में होगी। जैसे हमने यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग किसकी ली थी बेटा? रॉ मटेरियल की ली। सेकंड जो टाइप है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है सर? वर्क इन प्रोग्रेस होता है इनकम्प्लीट गुड्स। क्या होता है सर वर्क इन प्रोग्रेस? इनकम्प्लीट गुड्स। या जैसे हम जा रहे होते हैं ना, कराची में तो बहुत ज्यादा है ये, सही है, कि भाई जहां जा रहे हैं वहां पे जो है वो बोर्ड लगा हुआ है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस वर्क इन प्रोग्रेस। सही है। गुलशन इकबाल पे देख लें आप, हसन स्क्वायर वो जो ब्रिज बन रहा है, कितने साल हो गए पता नहीं, हम जिंदगी में अपनी देख पाएंगे या नहीं पूरा होता हुआ। तो वर्क इन प्रोग्रेस ही चल रहा है। सही, बना दिया, शुरू कर दिया, खत्म नहीं किया। सही, बरकत डाल दी अल्लाह ने, भाई चल ही रहा है वो काम। तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बेटा काम शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ, चाहे वो 10% हुआ है अभी या 90% हो गया है, वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेटा एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, एक इनकम्प्लीट गुड्स होती हैं, सही, जो अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुई, पार्शियली कंप्लीटेड है। और एक होती है इन्वेंट्री किसकी? फिनिश गुड्स की। कौन सी होती है? फिनिश गुड्स, जो तैयार हो गई प्रोडक्ट्स, बिल्कुल रेडी फॉर सेल। तो बेटा चूंकि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ इन्वेंट्री पहले रॉ मटेरियल फॉर्म में होगी, फिर क्या होगी? वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में होगी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यहाँ नहीं आएगी बेटा, वो कहाँ जाएगी? वो अगले पार्ट में जाएगी, हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पुराना नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। सही है। तो अब जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग को लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही करेंगे बेटा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे। सवाल ये भी आता है सर ये ओपनिंग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्लोजिंग लेस क्यों कर रहे हैं? इसकी लॉजिक भी बता, लॉजिक बता देते। पहले क्लोजिंग को समझे, बाद में ओपनिंग समझेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब? ईयर एंड पे इतनी गुड्स रह गई इनकम्प्लीट। बट अगर एप्पल फैक्ट्री है तो क्या ये जरूरी है कि जो 31 दिसंबर है हमारा ईयर एंड, रात के 12 बजेंगे, फैक्ट्री में जितने आईफोन बन रहे थे वो सारे के सारे आईफोन, आईपैड, एयरपॉड्स वो 100% कंप्लीट हो गए? क्या ये जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। लेबर ने कोई न्यू ईयर नाइट बनाने नहीं जाना कि वो कहते हैं कि भाई हमने सारे के सारे 12 बजे से पहले पहले क्या करना है? प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देना। ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन चलती रहती है। होगा ये कि जैसे अगर ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो एप्पल की जो फैक्ट्री होगी, सही है, उसका काम रोका जाएगा। सही, काम रोका जाएगा रात के 12 बजे। और उसके बाद वो बोलेंगे कि यार कल सुबह आके हम देखेंगे कि कितनी हमारी गुड्स रह गई इनकम्प्लीट, कितने आईफोन रह गए इनकम्प्लीट। जो इनकम्प्लीट आईफोन रह गए अब वो इस साल कंप्लीट नहीं होंगे, अब वो अगले साल होंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद क्या हो गई? डेट चेंज हो गई। सही है। तो जो इनकम्प्लीट आईफोन है बेटा वो कब होंगे? अगले साल कंप्लीट होंगे, इसीलिए उसकी कॉस्ट इस साल चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि कब चार्ज करेंगे? अगले साल। ऐसे ही बेटा अगर हम 2024 में खड़े हुए हैं, पिछला साल कौन सा था? 2023। तो 23 के अंदर बेटा जो आईफोन्स इनकम्प्लीट रह गए थे उसको हमने कंप्लीट किया होगा इस साल। सही है। तो बेटा पिछले साल की जो क्लोजिंग है वर्क इन प्रोग्रेस, इस साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो बेटा पिछले साल के जो इनकम्प्लीट आईफोन्स थे उनको हमने इस साल कंप्लीट किया है, इसलिए हम ओपनिंग ऐड करेंगे। और जो इस साल के इनकम्प्लीट रह गए वो कब कंप्लीट करेंगे? अब अगले साल। तो बस ये याद रखना है, ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है। फिर इन दोनों को नेट भी करना जरूरी है। बच्चे क्या कर देते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिख देते हैं, ये नेट नहीं करते। नेट करने का 1 मार्क होता है। सही है, नेट करना जरूरी है। एग्जाम्पल, ओपनिंग है 1000 और क्लोजिंग है 1200। सही है, तो क्लोजिंग ज्यादा है, ओपनिंग $1000 है, क्लोजिंग 1200 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, तो माइनस कर देंगे। और अगर ओपनिंग ज्यादा होता, ओपनिंग होता है भाई 1000 और क्लोजिंग होता 700, तो नेट जो आता पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव होगा तो ऐड कर देंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस। तो ये जो आया था बेटा नामालूम अफराद, ये वैल्यू लिख दिया करो। कभी कभार एग्जामिनर इसका भी 1 मार्क दे देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों का टोटल लिख दिया करो, इसका कोई नाम नहीं है। सही है। वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कब? जब वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर किसी सवाल में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ, सही है, तो ये जो कॉस्ट है यही क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अब वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। सही है। तो ओ लेवल में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है बेटा वो इस तरीके से बनता है। ए लेवल का फिर हम आगे जो है वो लेसन्स में डिस्कस करेंगे कि ए लेवल में इसमें एडिशन क्या है, क्या नई चीज है इसके अंदर ना। ओ लेवल में इतना ही है, IGCSE या ओ लेवल। आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना आ गया।